आज हम लोग समझेंगे लीड डिस्क एपरेटस को। लीड डिस्क एपरेटस काम में आता है किसी भी बैड कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी निकालने में। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में से कितनी तेजी से हीट पास हो सकती है। ठीक है। तो बैड कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनमें से हीट धीरे धीरे पास होती है या फिर जो कि हीट के फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसको रोकते हैं। तो बैड कंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि कांच हो गया। कांच का ये डिस्क मेरे हाथ में है, ये एक बैड कंडक्टर है कांच। ऐसे ही ये गत्ता हो गया, गत्ते की एक शीट मेरे पास में है, ये भी एक बैड कंडक्टर हो गया। माइका बैड कंडक्टर है, लकड़ी एक बैड कंडक्टर है। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास बैड कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। तो अगर इस इन कंडक्टर्स की अगर हमें थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है कांस्टेंट के, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लीड डिस्क एपरेटस को। तो ये है हमारा लीड डिस्क एपरेटस। इस एपरेटस में आप देखिए मेनली कुछ पार्ट्स हैं, वो हम उसके डिस्कशन कर लेते हैं। ये है हमारा एक फनल। इस फनल के अंदर हमने पानी भरा है। यहाँ से ऊपर से इसको ओपन करेंगे और इस फनल के अंदर हम पानी भर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि पानी भरते समय हम पानी को इसके पॉइंट के ऊपर नहीं भरेंगे, वरना पानी यहाँ से ओवरफ्लो करने लगेगा। ठीक है। तो इस पानी को हम यहाँ से इस हीटर के द्वारा गर्म करते हैं। जब ये पानी गर्म होता है तो यहाँ से स्टीम बनना शुरू होती है और स्टीम इस पाइप के थ्रू यहाँ हमारे मेन एपरेटस की तरफ आती है। अब मेन एपरेटस में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे थर्मामीटर्स को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं हमारे पास। एक है हमारा स्टीम चेंबर। इस चेंबर के अंदर यहाँ से स्टीम आ रही है और इसको गर्म करती है और गर्म करके यहाँ से निकल जाती है। ठीक है? इस पूरे प्रोसेस में इस चेंबर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और 100 के आसपास पहुँच जाता है। यहाँ पे एक इसके अंदर होल दिया गया है। यहाँ से हम थर्मामीटर को पुट कर सकते हैं और इसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गया हीटिंग चेंबर। इस हीटिंग चेंबर के नीचे रहती है बैड कंडक्टर की डिस्क। ये डिस्क है माइका की। इसी डिस्क का हमें कंडक्टिविटी निकालना है। बैड कंडक्टर है ये। ठीक है। तो ये चेंबर के नीचे रखी जाती है और सबसे नीचे डिस्क है, ये है मेटल की सॉलिड डिस्क। ये सॉलिड डिस्क है और इसमें भी यहाँ पे एक होल दिया गया है। यहाँ पे भी हम थर्मोमीटर लगा के इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस डिस्क को इस मेटल के डिस्क के ऊपर रखेंगे। ठीक है। ये दोनों कांटेक्ट में आ गए। इसके बाद हम इस हीटिंग चेंबर को इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है। और हम इन थर्मामीटर्स को यहाँ पे एक एक करके लगा देंगे। पहला थर्मामीटर हमने यहाँ हीटिंग चेंबर के अंदर लगा दिया और दूसरा थर्मामीटर हमने लगा दिया अपनी डिस्क के अंदर। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इस सिस्टम को ऑन कर देंगे। सिस्टम को हम जैसे ही ऑन करेंगे ये गर्म होने लगेगा। गर्म होते ही इसमें भाप बनेगी और भाप इस पाइप के थ्रू होते हुए आते हुए इस चेंबर को गर्म करेगी और यहाँ से निकल जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी भी टपकता है इसमें, इसीलिए हम यहाँ पे एक मग रख देंगे जिसमें पानी इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद ये गर्म हो जाएगा और इसका टेम्परेचर 100 के आसपास पहुंच जाएगा। तो पहले इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग हीट करते हैं। हीटिंग शुरू हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि स्टीम बनना शुरू हो गई है और दूसरे एंड से स्टीम निकलना स्टार्ट हो चुकी है। चेंबर का टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं करीब 97 से 98 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। 98 मान लेते हैं। ये देखिए ये चेंबर का टेम्परेचर है। और अगर हम देखें नीचे वाली डिस्क जो कि चेंबर के द्वारा गर्म करी जा रही है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर अभी करीब करीब 65 डिग्री के आसपास पहुंचा है। तो इसे हम थोड़ी देर और गर्म करेंगे और तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक इसका टेम्परेचर स्टेबल नहीं हो जाता। थोड़ी देर और गर्म करने के बाद डिस्क का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया है। अब ये चेंज नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर नीचे वाली डिस्क का है और ऊपर वाला चेंबर शुरू से ही स्टीम के कांटेक्ट में है, तो ये लगातार 97-98 डिग्री सेल्सियस पर रुका हुआ है। समझने वाली बात यह है कि इतनी देर गर्म करने के बाद भी जब इस ऊपर वाली प्लेट का टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है, तो नीचे वाली प्लेट का टेम्परेचर 85 के ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है। तो हो क्या रहा है कि नीचे वाली प्लेट इस प्लेट की वजह से गर्म हो रही है। हीट इस प्लेट से बैड कंडक्टर में होते हुए नीचे की तरफ जा रही है। तो ये एक रास्ते से हीट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन जो नीचे वाली प्लेट है वो अपनी साइड वाली दीवारों से और नीचे की दीवार से हीट को लगातार एनवायरनमेंट में डिसिपेट भी कर रही है। तो इस वजह से जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हीट के डिसिपेट होने का रेट और हीट के नीचे की तरफ ट्रांसफर होने का रेट बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये नीचे वाली प्लेट और ज्यादा गर्म होना बंद हो जाती है। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो जितना अंदर आने का है उतना ही
बाहर जाने का, इसीलिए टेम्परेचर इसका चेंज नहीं हो रहा। इस बात को हम लोग मैथमेटिकली कैसे समझते हैं, आइए देखिए। मान लीजिए यहाँ पे हम अंदर आने वाली हीट की बात कर रहे हैं, तो अंदर अगर डेल्टा क्यू अमाउंट अंदर आ रहा है हीट का डिस्क के डेल्टा टी टाइम में, तो उसका रेट कैसे लिखेंगे हम, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन डी। यहाँ पे के है थर्मल कंडक्टिविटी इस बैड कंडक्टर का, क्योंकि इसी बैड कंडक्टर से होते हुए हीट अंदर की तरफ आ रही है, तो के हो गया इसका कंडक्टिविटी, स्मॉल डी हो गया इसका थिकनेस, ये जो थिकनेस है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये थिकनेस हो गया बैड कंडक्टर का। जो एरिया ए लिखा हुआ है ये हो गया इसका सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया ये सामने से हमें देखने पे दिखाई देता है बैड कंडक्टर का, इस सरफेस एरिया की बात हो रही है। और T1 हो गया इस चेंबर का टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और T2 हो गया इस नीचे वाली डिस्क का टेम्परेचर जो कि हमें थर्मोमीटर में दिख जाएगा, जो कि एक वैल्यू पे आके रुक गया है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनसाइड द डिस्क, इतनी हीट इसके अंदर आ रही है डेल्टा टी टाइम के अंदर। और इधर हम देखेंगे कि जो हीट इससे सराउंडिंग्स में खो रही है, जो बाहर की तरफ हीट निकल रही है, उसका कितना वैल्यू है, क्योंकि ये डेल्टा क्यू अंदर आने वाली हीट के बराबर ही है, तो इसका अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी। एम क्या है यहां पर, एम है इस डिस्क का मास, एस है इस डिस्क का स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस इस डिस्क का टेम्परेचर और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, क्योंकि हीट इस डिस्क से होके सराउंडिंग में जा रही है, तो यहाँ पे जो दूसरा टेम्परेचर होगा वो किसका होगा, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होगा। तो ये जो डेल्टा टी है इसके अंदर एक तो T2 आ जाएगा, इस डिस्क का टेम्परेचर आ जाएगा, और दूसरा टेम्परेचर आएगा सराउंडिंग्स का, या फिर रूम टेम्परेचर कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा टी टाइम के अंदर अगर जाता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी ओवर डी टी एट टेम्परेचर T2। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। इस टर्म में हमें दिखाई दे रहा है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर एट T2, ठीक है। तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि कितनी तेजी से टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। और हमें चाहिए कहां पे इसकी वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए एट टेम्परेचर T2, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा हो गया। अब क्योंकि ये वाला हीट के फ्लो होने का रेट इस वाले के बराबर है, इसको हमने इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे अगर हम चीजों को एक्सचेंज करें तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू एम एस डी अपॉन ए T1 माइनस T2, और यहां पे आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट T2, है ना। तो अब मेन बात रह जाती है कि ये जो क्वांटिटी है इसको हमें कैसे निकालना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप डायरेक्ट मेजरमेंट से निकाल लेंगे, केवल ये चीज है जो अभी हमें नहीं मालूम है, तो आगे का जो भी काम हम करेंगे वो इसको निकालने के लिए करेंगे। अब हमें इस नीचे वाली प्लेट को अपने T2 टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा गर्म करना है। उसके लिए हम बीच में से बैड कंडक्टर को निकाल के सीधे चेम्बर के कॉन्टैक्ट में से लेके आएंगे। तो हम बहुत ध्यान से एक पहले ठंडा कपड़ा ले लेंगे जो कि गीला हो रखा है, उसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे और बहुत ध्यान से हल्का सा इसको लिफ्ट करेंगे और बीच में से बैड कंडक्टर को निकाल लेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में आपका हाथ ना जले, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को हम परफॉर्म करेंगे। अब क्योंकि ये प्लेटें डायरेक्ट कांटेक्ट में आ चुकी हैं, तो बहुत तेजी से नीचे वाली प्लेट भी अब धीरे धीरे गर्म होने लगेगी, 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका टेम्परेचर जाने लगेगा। नीचे वाली प्लेट का टेम्परेचर भी 85 से ऊपर करीब 4-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ के 90 के पार चला गया है। ये आप देख सकते हैं, हमने दोनों प्लेटों को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा है, इसीलिए इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हीट के फ्लो होने का रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। अब हम हीटिंग सिस्टम को बंद कर देंगे और ये ऊपर की जो चेम्बर इसको गर्म कर रहा है इसको हम धीरे से हटा लेंगे। हटाने से पहले ध्यान रखना है कि इसके अंदर गर्म पानी भर जाता है, तो पहले उस गर्म पानी को हम लोग ड्रेन कर लेंगे इसमें। इसका थर्मामीटर भी हटा देंगे जिससे ये गिर के टूट ना जाए। अब पानी ड्रेन होने के बाद ध्यान से इसको निकाल के अलग कर लेंगे। अब ये नीचे की प्लेट ठंडा होना स्टार्ट होगी। अब क्योंकि ये गर्म केवल ऊपर की साइड से हो रही थी और ठंडी नीचे की साइड से और साइड से हो रही थी, तो हम ऊपर की साइड को कवर कर देंगे जिससे कि ऊपर की तरफ से ठंडी ना हो। तो ऊपर से हमने इसको इंसुलेटर से कवर कर दिया। अब ये पहले की तरह केवल अपनी साइड से और नीचे की तरफ से ठंडी होगी। हमें इसके ठंडे होने का रेट निकालना है,
तो हम एक हाथ में पकड़ लेंगे स्टॉप वॉच और एक टेबल बना लेंगे। एक हमने यहाँ पे इस तरह से टेबल बना ली, एक साइड में लिख दिया टेम्परेचर डिस्क का और दूसरी साइड में हमने लिख दिया जो टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूजिंग स्टॉप वॉच। तो मान लीजिए जैसे ही हमने इंसुलेटर ऊपर रखा और हीटिंग सेटअप हटाया तो हमने अपना टाइम स्टार्ट कर दिया 0 पे। उस टाइम पे मान लीजिए टेम्परेचर था 85 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा, मान लीजिए 5 डिग्री घट गया तो टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। उतने टाइम पे हमारा स्टॉप वॉच के अंदर कितना सेकंड्स दिखा रहा था वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। जो भी वैल्यू आएगी, ये मैंने ऐसे ही लिखी है, तो असल में जो भी वैल्यू आएंगी वो आप नोट करेंगे। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम और बढ़ने दिया और थोड़ा सा ठंडा होगा, 80 से वापस आ गया 75 पे, इधर टाइम बढ़ चुका होगा वो हमने नोट कर लिया। तो ऐसे करके एक हमारी बड़ी सी टेबल बन जाएगी। जब तक ये तेजी से ठंडा होता रहेगा तब तक हम थोड़ी सी टेबल इसको बना लेंगे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर T2 मेरा मान लीजिए 80 पे है, ठीक है, तो 80 से कम 10 से 15 डिग्री नीचे तक मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा और टेबल अपनी बनाऊंगा। ठीक है, इस टेबल के बनने के बाद मैं इस टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट कर लूंगा। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन से आपको दिखाई दे रहा है कर्व, ये कर्व मैंने इस टेबल को यूज करके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इनिशियली मान लीजिए आप इस टेम्परेचर पे हैं, तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी इस एक्स एक्सिस पे, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे कूलिंग ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे कूलिंग होना और डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कूलिंग का रेट है वो सराउंडिंग्स के साथ टेम्परेचर डिफरेंस पे मैटर करता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो कूलिंग का रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन है रेट ऑफ कूलिंग निकालना एट टेम्परेचर T2। ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर हमने देखा कि हमारा टेम्परेचर T2 कहां पे लाई कर रहा है, तो यहां पे T2 को हमने ढूंढा कि ये टेम्परेचर हो गया हमारा T2। इस T2 के ऊपर हमने इसका निकाला स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, एक हम टेंजेंट खींचते हैं और उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं टेन थीटा से। तो यहां पे अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी dt ओवर dt एट टेम्परेचर T2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एक वैल्यू थी जो हमें नहीं मालूम थी, तो वो इस ग्राफ को यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब हमने अपना हीटिंग सिस्टम बंद किया उससे पहले हमने डिस्क को T2 से और ज्यादा गर्म क्यों किया, तो उसकी वजह आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। क्योंकि हमें T2 के ऊपर ही स्लोप निकालना है, एट पॉइंट T2 हमें स्लोप निकालना है, तो कर्व जो हमें चाहिए वो T2 से थोड़ा आगे तक जाना चाहिए, है ना। तो अगर हम T2 के ऊपर डिस्क को और ज्यादा गर्म नहीं करेंगे तो हमारा कर्व इस तरह से बन ही नहीं पाएगा कि हम वहां पे T2 पे अपना स्लोप निकाल सकें। तो ये स्लोप निकाल सकें हम T2 के ऊपर, इसीलिए हम थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रख के चेंबर को और अपनी डिस्क को। अब हमारे पास फॉर्मूला में जितनी भी चीजें मिसिंग थी वो सारी हमारे पास हैं। मास की वैल्यू हम वेट करके निकाल सकते हैं डिस्क का। स्पेसिफिक हीट हम लोग चार्ट से नोट कर लेंगे। ये है बैड कंडक्टर का थिकनेस स्मॉल डी, इसको निकालने के लिए हम एक स्क्रू गेज यूज करेंगे, उसको 3-4 जगह पे इस पे थिकनेस लेंगे और सबका मीन ले लेंगे, उस तरह से हमें डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगला है हमारा एरिया ऑफ द डिस्क, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्नियर कैलिपर्स लेंगे और इस डिस्क का डायमीटर नोट करेंगे। डायमीटर को नोट करने के बाद हम उसको हाफ करेंगे, हमें मिल जाएगा रेडियस, और रेडियस को यूज करके हम पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया निकाल सकते हैं। T1 और T2 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी नोट कर चुके हैं और dt ओवर टी या T2 अभी अभी हमने ग्राफ को यूज करके निकाला है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें थर्मल कंडक्टिविटी इस बैड कंडक्टर की मिल जाएगी। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान देने इस एक्सपेरिमेंट में, उनको हम एक बार देख लेंगे। प्रिकॉशंस में मेनली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जलना नहीं है, क्योंकि सारे सिस्टम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और यहाँ से इस साइड से स्टीम भी निकल रही है। तो हमें ध्यान नहीं रखना है कि हम स्टीम से ना जलें और इस हॉट प्लेट को भी सीधे टच ना करें। जब भी हमें टच करना है तो हम गीली तौलिया से ही इसको टच करेंगे और नीचे वाली प्लेट भी जब तक ठंडी ना हो जाए तब तक हम इसे छूने की गलती ना करें। और एक बात ध्यान रखनी है हमें, जब हम इस प्लेट का डायमीटर निकालेंगे तो हमें ये देखना है कि अगर ये प्लेट हमारी स्टील प्लेट से ज़्यादा बड़ी है, मतलब अगर इसके किनारे नीचे वाली प्लेट से बाहर आ रहे हैं, तो हमें इस प्लेट का डायमीटर नहीं निकालना है। तब हमें डायमीटर निकालना है अपनी स्टील प्लेट का। क्यों? क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका कॉन्टैक्ट एरिया इस पूरे के बराबर नहीं होगा। कॉन्टैक्ट एरिया उतना ही होगा जो छोटा वाला एरिया है। छोटा वाला एरिया अगर आपकी स्टील प्लेट का है तो आप फिर उसे मेजर करने के लिए डायमीटर उसका निकालिए, ना कि इस प्लेट का। ठीक है, तो ये भी एक प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात की जलना नहीं है।